हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज हमें करना है स्टैटिक्स। चलो फिर करें स्टार्ट। सबसे पहले है हमें पढ़ना है स्टैटिक्स। स्टैटिक्स में सबसे पहले हम कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। देखो क्या होता है स्टैटिक्स में, डाटा दो तरह से गिवन होता है। एक तो अपने पास ग्रुप डाटा होता है, एक अपने पास अनग्रुप्ड होता है। फिर सिमिलरली दो तरह से होता है, एक तो कॉन्टिन्यूअस होता है और एक डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। तो क्लासिफिकेशन बताऊंगी, पहले क्लासिफिकेशन करेंगे हम। ये बस बेसिक है, वैसे इसमें से कुछ आना नहीं है, बस ये तो मैं थोड़ा सा वैसे बेसिक बता रही हूँ। ये लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई ज़रूरत है नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। ठीक है, डाटा अपने पास चार तरह से क्लासिफाइड किया गया है। एक तो अपने पास होगा ग्रुप में डाटा, तो उसको बोलेंगे ग्रुप डाटा। एक अपने पास होगा अनग्रुप्ड डाटा, एक अपने पास होगा कॉन्टिन्यूअस डाटा और एक अपने पास होगा डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा। ठीक है भाई, अब ग्रुप डाटा कैसा होता है, आपको डाटा ग्रुप में दिया हुआ है। जैसे अपने पास ये दे देगा कि 0 to 10 तक के जितने भी नंबर आएंगे, वो 0 to 10 तक के जितने भी आएंगे, जैसे 9 आ गए भी, 0 to 10 के अंदर कितने आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी 9 है, यानी कि 0 to 10 के अंदर 9। जैसे स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा, तो 0 to 10 एज के कितने स्टूडेंट है, 9 है। तो ये क्या हो गया, ग्रुप डाटा हो गया कि आपको ग्रुप में दे दिया। फिर दूसरा ये हो सकता है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा जैसे ऐसे लिख देगा 1 2 1 3 4 2 2 3 6 8। तो आप इसको अरेंज करके लिखोगे कि एक की फ्रीक्वेंसी कितनी है, दो की फ्रीक्वेंसी कितनी, तीन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, चार की कितनी है। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा है जैसे ऐसे दे देगा 0 to 10 10 to 20 20 to 30, यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख देगा 5 4 8। ठीक है, जो पहले वाली प्रीवियस जो अपने पास क्लास गिवन होगी, दैट इज द क्लास, ऑल्सो दैट इज कॉल्ड द क्लास। 0 to 10 दे दिया, 10 to 20 दे दिया, इसको क्या बोलेंगे, क्लास बोलेंगे। 0 to 10 जो क्लास है, इसकी जो अपने पास अपर लिमिट होगी, इसकी लोअर लिमिट अगर सेम है, तो इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्टिन्यूअस। इसको कॉन्टिन्यूअस डाटा बोलेंगे। ये इसकी फ्रीक्वेंसी दे दी, जिसको हम FI डिनोट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कितनी बार आया है, 0 to 10 तक के कितने नंबर है 0 to 10 के बीच में। तो जैसे 5 नंबर है, 10 to 20 के बीच में कितना है, 4 है। क्लियर है इतना। अगर डिसकंटिन्यूअस आ जाए तो फॉर डिसकंटिन्यूअस डाटा, डिसकंटिन्यूअस डाटा के लिए आपको क्या करोगे, ऐसे आएगा 0 to 9 10 to 19 22 आ जाएगा 29। तो ये अपने पास कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। आपको पहले कॉन्टिन्यूअस इसको बनाना पड़ेगा। इसको कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाओगे, 0 to 9 आप इन दोनों को ऐड कर लो, क्लास इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी इसकी। ठीक है, इसकी आपको जो क्लास इक्वेशन है वो निकालनी पड़ेगी, क्लास निकालनी पड़ेगी। क्लास कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड करो, डिवाइड बाई 2। कैसे करोगे, 0 प्लस 9/2 कितना आ जाएगा भाई, 4.5। तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, 4.5। अगला दिस कैसे लोगे इसको, 0 से 4. 1 मिनट भाई, 1 मिनट। अच्छा, XI निकलेगी इससे तो XI निकलेगी, दिस प्लस दिस बाई में 2 XI आ जाएगी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, XI आ जाएगी। क्लियर है। ठीक है, तो ये होता है अनग्रुप डाटा, ये होता है ग्रुप डाटा, ये मैंने बताया, ये होता है ये होता है अपने पास कॉन्टिन्यूअस डाटा, ये होता है डिसकॉन्टिन्यूअस डाटा, ये अपने पास होता है अनग्रुप डाटा। और ग्रुप का मैंने बता दिया था कि कैसे 0 to 10 ले लेंगे कि इसके अंदर कितना होता है, दैट इज द ग्रुप डाटा। ठीक है, क्लियर है। चलो, चार तरह से हम डाटा को क्लासिफाइड करते हैं। अब अपने पास आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है। पहले अपने पास पता होना चाहिए हमें फ्रीक्वेंसी क्या दे। आपके पास देखो, हम 10th में, वैसे 10th में भी पढ़ के आए हैं, +1 2 में तो पढ़ा ही है, 10th में भी पढ़ के आए हैं कि अपने पास एक XI गिवन होती है, एक अपने पास FI गिवन होती है, और फिर अपने पास FI XI से हम इसका सम कर देते हैं। कैसे निकालते हैं, समेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड करते थे, समेशन ऑफ FI XI बाय में समेशन ऑफ FI। इससे अपने पास क्या निकल जाता है, मीन निकल जाता है। दैट इज द डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट द मीन। ठीक है,
तो इससे क्या निकल जाता है मीन। तो ऐसे क्या एक्स आई हमें गिवन होती थी, एफ आई हमें गिवन है। एफ आई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे यहाँ पे अपने पास 0 to 5 के बीच में कितना, अगर कॉन्टिन्यूस है तो 0 to 5 के बीच में जैसे 5 आ गया, और 5 to 10 के बीच में मान लेते हैं 2 आ गया, तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी। तो एक्स आई क्लास अगर इस तरह से दे रखा है तो एक्स आई जो होगा ये तो अपने पास क्लास होगी, ये तो क्लास होगी। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करो डिवाइड बाय में 2, ठीक है। तो एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लाई, टोटल का सम बाय में टोटल का सम, उसको क्या बोलते हैं, इसको आगे जाके हम कैपिटल एन भी बोलेंगे, ठीक है भाई। क्लियर हो गया इतना, ठीक। फ्रीक्वेंसी पता चल गया कि कितनी बार चीजें रिपीट हुई है, दैट इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। अब है नेक्स्ट जो कंसेप्ट रहेगा ये लिख लेना भाई, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। एक तो ये मार्कर, नेक्स्ट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हो, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब भी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय में टोटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है भाई। नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो देते हैं, ग्राफिकल ये लिखना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पाई डायग्राम देते थे और क्या करते थे, पाई डायग्राम से करते हैं, और बार डायग्राम करते हैं, और एक हिस्टोग्राम करते थे, हिस्टोग्राम, पाई बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और पाई, ये 3 करते थे। पाई आपको पता ही होगा क्या करते थे, टोटल बाय सम पार्ट, टोटल और सम पार्ट, उसके साथ अपने पास कि टोटल का कितना हिस्सा है उसमें लगेगा पाई। बार कब लग रहा था, बार ग्राफ इस तरह में अपने पास बार लग रहा था जब अपने पास कैसा हो डाटा, डिसकंटीन्यूअस हो, कुछ ऐसा हो, ऐसा हो, ठीक है। और यहाँ चलो एक छोटा बना देंगे, ठीक है। इसमें क्या लग रहा था, बार लगेगा, बार ग्राफ से होगा ये। और अगर इसी को मैं कॉन्टिन्यूअस कर दूं, कॉन्टिन्यूअस कब होगा, जैसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, फिर लेट अस सपोज दैट ऐसे कर दो, फिर मैंने ऐसे कर दिया, और फिर मैंने ऐसे कर, इसमें कौन सा लगेगा, हिस्टोग्राम लगेगा, जब अपने पास क्या होता है, डाटा कॉन्टिन्यूअस गिवन होगा। क्लियर हो गया भाई, ये तीनों अपने पास ग्राफ है। अगर पूछ ले, जैसे ये आ सकता है ना कि ऑप्शन में आ जाए कि कौन सा हम यूज करते हैं, तो अपने पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी होती है, पाई होगा, बार होगा, या फिर हिस्टोग्राम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट है भाई मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नेक्स्ट है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ डिस्पर्जन आएगा और एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आएगी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कौन कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कौन कौन सी है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मैथमेटिक, एक रहेगी हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन, एक रहेगी ज्योमेट्रिकल मीन, और एक अपने पास क्या होती है, अलजेब्राइक मीन। ये मीन को ही अलजेब्राइक मीन, इसी को बोल देते हैं मीन, है ना, अलजेब्राइक मीन निकालते हो, इसी को बोल देंगे मीन, ठीक है। फिर है दूसरा, इसको क्या बोलते हैं, ये होती है मैथमेटिकल, ये होती है मैथमेटिकल एवरेज। इन्हीं तीनों को एक नाम और देते हैं मैथमेटिकल एवरेज, मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है, मैथमेटिकल एवरेज। ये नहीं है कि यही सेंट्रल टेंडेंसी होती है, दूसरी जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है वो होती है पोजीशन एवरेज। क्या होती है, पोजीशन एवरेज। पोजीशन एवरेज में कौन कौन सी आएगी, 2 आएंगी, एक तो अपने पास होती है मीडियन, मीडियन, और एक अपने पास होती है मोड, इनको बोलते हैं पोजीशन एवरेज। और ये कौन सी होती है, मैथमेटिकल एवरेज, जिसके अंदर हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और अलजेब्राइक मीन आएगा, ठीक है।
क्लियर है इतना? ये 5 सेंट्रल टेंडेंसी मैंने आपको बताई है, क्या होगी, मीडियन और मोड जो है पोजीशन एवरेज में आएगी, मैथमेटिकल एवरेज में कौन सी आएगी, हार्मोनिक मीन आएगा, ज्योमेट्रिक मीन आएगा और एल्जेब्राइक मीन आएगा, ठीक है। पोजीशन एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी है, पोजीशन एवरेज और मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज में 3 आती है, पोजीशन में ये आती है, टोटल कितनी होती है, 5 सेंट्रल टेंडेंसी। अब इनमें से, ठीक है, इनमें से जो अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, ये जो 3 है, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड, इनको क्या बोलते हैं, इनको अपने पास ये भी बोला जाता है कि मेजर ऑफ लोकेशन, इनको क्या बोलेंगे। तीसरा इनको एक चीज और बोलते हैं, ये पोजीशन एवरेज तो होती ही है, इनको बोलते हैं मेजर ऑफ लोकेशन। लोकेशन को मेजर करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है, किसका, एवरेज मीन, जिसको हम मीन बोलते हैं, मीडियन और मोड, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी अगर पूछे कोई कितनी होती है, टोटल सेंट्रल टेंडेंसी 5 होती है, मीन, मीडियन, एक तो क्या होती है अपने पास, मीडियन और मोड होती है, और 3 कौन सी होती है, अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है भाई। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। और मीन, मीडियन और मोड, जो अर्थमेटिक मीन ले रहे हैं, अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड जो ये होती है, इनको क्या बोलते हैं, मेजर ऑफ लोकेशन। क्लियर हो गया इतना? आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो, यहाँ यहीं से आता है एक क्वेश्चन तो, कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 4 ऑप्शन दे देगा, कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, ठीक है। इसके साथ ही एक और पॉइंट डाल लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, 1 मिनट भाई। सॉरी, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, नेक्स्ट है, ये साथ लिख लो, मेजर ऑफ डिस्पर्जन, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन कौन से होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आएगा रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और मीन डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, इसी को ये लिख लो, मीन डेविएशन लिखेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज द वेरिएंस। और एक आएगा क्वार्टाइल डेविएशन, एक है क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। ये 5 जो होती है मेजर ऑफ डिस्पर्जन होते हैं, वो क्या कर रहा है, ऑप्शन दे देगा आपको, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 डाल देगा उसके अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और 1 डाल देगा मेजर ऑफ डिस्पर्जन। पूछेगा इन चारों में से कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, इसलिए मैं आपको ये लिखवा रही हूँ, ठीक है। मेजर ऑफ डिस्पर्जन कौन सा होता है, रेंज होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, मीन डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है और क्वार्टाइल डेविएशन। जितने भी डेविएशन होते हैं सारे के सारे किस में आते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्जन में आते हैं। क्वार्टाइल डेविएशन आ जाए, मीन डेविएशन आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया तो वेरिएंस भी होगा। क्यों होगा वेरिएंस, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का रूट ही तो होता है, रूट ऑफ वेरिएशन, रूट ऑफ वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मेजर ऑफ सेंट्रल, ये क्या मेजर ऑफ डिस्पर्जन, तो ये भी क्या होगा, मेजर ऑफ डिस्पर्जन। और एक मैंने क्या बताया, रेंज। रेंज पता है क्या होती है, रेंज होती है अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, लोअर लिमिट किसकी, ऑफ डाटा, लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ गिवन डाटा, ठीक है भाई, वो रेंज होती है। क्लियर हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट भाई, आई होप यहां से क्वेश्चन आता है भाई, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। आई होप आपने ये लिख लिया होगा अच्छे से। गला खराब हो रखा है मेरा। ओके,
एक है अपने पास मीन निकालना हो हमें, वेटेड मीन एक है अपने पास, नेक्स्ट है वेटेड मीन। वेटेड मीन, वेटेड मीन कैसे निकालते हो भाई? वेटेड मीन का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड मीन का फॉर्मूला होता है, लेट अस सपोज दैट W1 W2 WN मीन है, वेट है, लेट W1 W2 WN क्या है अपने पास? वेट है, x1 x2 xn क्या है अपने पास? डाटा गिवन है, x1 x2 xn गिवन डाटा है, ठीक है, मतलब xi दे रखा है ये एक तरह से, ठीक है। तो वेटेड मीन अपने पास क्या होगा? वेटेड मीन, वेटेड मीन क्या होता है भाई? x1 W1 x2 W2 अप टू प्लस xn W1 डिवाइडेड बाय में होगा W1 प्लस W2 अप टू W1, ठीक है। x1 W1 x2 W2 xn W1 डिवाइडेड बाय में W1 प्लस W2 अप टू W1, दैट इज कॉल्ड द वेटेड मीन। और इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो मैं लिखवाती ही नहीं, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन है, वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, क्वेश्चन है वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का वेटेड मीन, देन द वेटेड मीन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, then the weights being the corresponding number, being the corresponding number। ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि अगर अपने पास x1 की वैल्यू 1 है तो w1 की वैल्यू भी 1 है, अगर x2 की वैल्यू 2 है तो w2 की वैल्यू भी 2 है, समझ में आया? सिमिलरली तो अपने पास क्या हो गया, इसने क्या गिवन है कि हमें क्या रखना, 1 इंटू 1, मैं फॉर्मूला रख रही हूँ, फॉर्मूला क्या था, x1 w1 वेटेड मीन निकालना है ना, x2 w2 प्लस x3 w3 एंड सो ऑन xn w, और डिवाइडेड बाय में क्या था, w1 w2 w1। फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बोला हुआ है तो 1 इंटू में 1, क्योंकि बोला हुआ है x1 और w1 कोरस्पोंडिंग नंबर लेना है हमें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का, और वेट क्या लेना है अपने पास, जो भी कोरस्पोंडिंग नंबर, मतलब अगर आप नेचुरल नंबर में पहला नेचुरल नंबर 1 होता है तो उसका w1 की वैल्यू भी 1 लोगे, w अगर आपको n इज इक्वल टू 2 हो गया तो w2 भी अपने पास 2 हो जाएगा, अगर अपने पास नंबर 3 लोगे तो w3 भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1 इंटू में 1 प्लस 2 इंटू में 2, 3 इंटू में 3, ये मैं ये x1 x2 x3 ले रही हूँ, ये w1 w2 w3 ले रही हूँ, तो ऐसे जाते जाएंगे n इंटू में n, डिवाइडेड बाय में क्या होगा भाई, 1 प्लस 2 प्लस अप टू n, तो ये क्या बन गया, ऊपर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर n का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 अप टू n, ठीक है भाई। अब तुम्हें पता है कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 और 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय में 6, और ये किसके इक्वल होता है, n प्लस 1 बाय में 2, यही होता है। 2 से इसको कैंसिल करो, कितना आ गया 3, ये इससे कैंसिल होगा, कितना आ गया भाई 2n प्लस 1 बाय में 3, तो डायरेक्ट याद रखना है ये 2n प्लस कितना हो जाएगा भाई, ये इक्वल हो जाएगा 2n प्लस 1 बाय में 3, क्लियर हो गया है, ये वेटेड मीन होगा, ठीक है, क्लियर है इतना, चलो अब अपने पास हमें निकालना है मीन, नेक्स्ट अपने पास निकालना है मीन। जब भी अपने पास कभी मीन निकालोगे तो मीन के लिए क्या करना होता है, जो भी आपको टर्म गिवन है, जैसे आप क्या करते हो, समेशन fi बाय में समेशन ऑफ fi, यही करते हो, समेशन fi बाय में समेशन ऑफ fi, ठीक है।
यही मीन होता है, मीन यही होता है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखो। मीन तो सबको ही निकालना आता है ना। समेशन एफ आई, जैसे अपने पास डाटा गिवन है, कुछ भी डाटा गिवन है, उसका मीन कैसे निकालते हो? तो अपने पास जो भी फ्रीक्वेंसी होती है उससे मल्टीप्लाई कर देते हो, डिवाइडेड बाय में समेशन एफ आई, या फिर अपने पास किसी एग्जांपल से मीन निकाल लो। मीन को किससे डिनोट करते हो? एक्स बार से। ठीक है, क्या होता है? समेशन एफ आई एक्स आई बाय में समेशन ऑफ एफ आई, इसी को लिख देते हो समेशन एफ आई एक्स आई बाय में कैपिटल एन। एन को क्या लिखा हुआ है? बेहर समेशन एफ आई इज इक्वल टू एन। मुझे फॉर्मूले नहीं बताने, आपको प्रॉपर्टी बतानी है जिसपे क्वेश्चन आता है। ठीक है, समझ में आई है इतनी बात? चलो चलो भाई, इसकी प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ मीन, तीनों की प्रॉपर्टी लिखवाऊंगी। ठीक है, इनको ध्यान से लिखना है और फिर इनको याद करना है। ठीक है, देखो भाई क्या करना है, तीन प्रॉपर्टी तीनों के लिखेंगे, मीन, मीडियन और मोड। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ता है क्या नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आपको पता है कि x तो नंबर दे रखे आपके पास, जैसे अपने पास मीन दे दिया, अपने पास म्यू इज इक्वल टू में x बार दे दिया। ठीक है, अगर हमने क्या कर दिया कि इसकी हर एक टर्म के अंदर, अगर इसकी हर एक टर्म में, जैसे मेरे पास दे रखा था x1 x2 एंड सो ऑन xn, इनका मुझे मीन निकालूंगी तो क्या होगा? x1 x2 अप टू xn बाय में n, यही होता है मीन। ठीक है, अगर इसकी ईच टर्म में, जैसे पहली टर्म में भी मैंने क्या कर दिया, कुछ लैम्डा ऐड कर दिया, दूसरी में भी लैम्डा ऐड कर दिया, एंड इसमें भी लैम्डा ऐड कर दिया, तो ये इसका जो मीन आएगा वो क्या होगा अपने पास? वो होगा अपने पास एक्स बार प्लस लैम्डा। क्या हो जाएगा? एक्स बार प्लस जो उसका मीन है, उसके मीन में भी लैम्डा ऐड हो जाएगा। समझ में आया? इफ एडिशन ऑफ, इफ, फर्स्ट लिखो, इफ एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग सेम नॉन जीरो नंबर, मैंने नॉन जीरो की कंडीशन क्यों लगाई है? डिवाइडिंग के लिए। ठीक है, नॉन जीरो नंबर देन मीन चेंज बाय एडिशन, बाय एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बाय सेम नंबर, सेम नंबर। अगर आपने अल्फा नंबर, जैसे मेरे पास x मैंने सपोज कर लिया मीन था, मैंने ईच टर्म में अगर मैंने इसको ऐड किया है तो ये क्या आएगा? x बार प्लस लैम्डा हो जाएगा। ये मैंने क्या डाटा यूज किया है, ये क्या है? इसका मीन है, ये इसका क्या है? मीन है। ठीक है, तो इसके सम का हर एक टर्म में मैं क्या कर रही हूँ? हर टर्म में लैम्डा ऐड कर रही हूँ, तो ये मीन में जाके लैम्डा ऐड हो जाएगा। अगर क्या कर रही हूँ मैं, ईच टर्म में से अगर लैम्डा को माइनस कर रही हूँ तो जो मीन आएगा उसमें से क्या हो जाए? जो आपको मीन दे रखा उसमें से डायरेक्ट आप लैम्डा को क्या कर दो? सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर आपके पास मल्टीप्लाई कर रखा है तो जो मीन होगा वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास डिवाइड कर रखा है, अगर डिवाइड कर रखे है इस टर्म, तो इसका जो मीन होगा वो डिवाइड हो जाएगा, ना कि इसका मीन लेंगे। इसका मीन वन कुछ नहीं लेना, जो भी नंबर होगा वही डिवाइड हो जाएगा, बस वो नॉन जीरो होना चाहिए। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन होगी लैम्डा नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे भी लैम्डा क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू जीरो, अदरवाइज ये जीरो कर देगा। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट ये है कि मीन को हम कहाँ यूज करते हैं? इट इज commonly used, it is commonly used
टू फाइंड एवरेज, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, टू फाइंड एवरेज, ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू फाइंड एवरेज, एवरेज फाइंड के लिए इसको यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड इट इज बेस्ड, इट इज, ये भी पॉइंट आ जाता है, इट इज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। it gives more weight to large value, लार्ज वैल्यू के लिए ये इट इज गिव्स मोर वेट, ज्यादा वेट देंगे किसके लिए, टू लार्ज वैल्यू, ठीक है भाई, ठीक है। ओके, ये तीन, ये और एक मैंने पीछे सारी इकट्ठी लिखवा दी है, सम और एडिशन, सम की यानी कि एडिशन की लिखवाई थी, ठीक है ना, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की और मल्टीप्लिकेशन की और डिवीजन की, ठीक है। वो चारों प्रॉपर्टी, ये चार ही प्रॉपर्टी है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट है मोड, नेक्स्ट है मोड, मोड निकालोगे या मीडियन, चलो पहले मीडियन करवा देते हैं। नेक्स्ट है मीडियन, ठीक है भाई। अरे क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियन, ठीक है। एक और रह गया भाई पीछे, कंबाइंड मीन, एक और रह गया कंबाइंड मीन, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन आता है। कंबाइंड मीन क्या होता है, एक्स बार सॉरी एक्स बार n1 प्लस n2 एक्स बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ठीक है। पहली कुछ n1 ऑब्जर्वेशन होगी, उनका मीन निकालना है आपको और उसको जितनी ऑब्जर्वेशन है उससे मल्टीप्लाई, कुछ n2 ऑब्जर्वेशन का मीन आपको पता है, n2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कंबाइंड मीन आ जाएगा, ठीक है। आपको अलग अलग दो ऑब्जर्वेशन दे रखी है, दोनों का अगर कंबाइंड मीन पूछता है तो कैसे आएगा, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसकी n ऑब्जर्वेशन का मीन प्लस में n2 और x2 बाय में n1 प्लस n2, ठीक है। ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है। क्लियर, क्लियर भाई, क्लियर है इतना, ओके। नेक्स्ट है मीडियन, नेक्स्ट क्या है अपने पास, मीडियन, मीडियन में अपने पास क्या करना है, देखो मीडियन का देखो भाई, सबसे पहले डाटा कैसा गिवन हो सकता है, डाटा अपने पास हो सकता है अनग्रुप्ड डाटा, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिख लो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, देन आपको क्या करना है, अगर आपको मीडियन फाइंड आउट करना, सबसे पहले डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, ठीक है भाई, ठीक है। तो फिर देन उसके बाद क्या करना है, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, देन तुम्हें करना है n बाय में n प्लस 1 बाय में 2 इफ n इज ओड, जो भी तुम्हारी टर्म होगी n प्लस 1 बाय में 2th जो टर्म होगी वो क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास मीडियन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपने पास इफ n इज इवन, तो आप क्या करोगे, अगर n तुम्हारे पास है इवन तो n बाय 2th टर्म प्लस n प्लस 1 बाय 2th टर्म और डिवाइडेड बाय में 2th जो टर्म होगी 2th टर्म इफ n इज
इवन। अगर n की वैल्यू इवन है तो n बाय में 2th, n बाय में 2th टर्म, n प्लस 1 बाय 2th टर्म डिवाइड बाय में 2th बाय में 2 जो टर्म आएगी उसको बोलेंगे इवन। ठीक है, अगर n इवन है तो उसको बोलेंगे मीडियन। इन दोनों को क्या बोलेंगे? मीडियन। क्लियर हो गया भाई? ये था मीडियन। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, 1 मिनट पहले कॉन्टिन्यूअस। अगर तुम्हारे पास दे रखा है डाटा कैसा हो? कॉन्टिन्यूअस। डाटा कैसा गिवन हो? इफ डाटा इज कॉन्टिन्यूअस। अगर डाटा कॉन्टिन्यूअस है तो तुम्हें मीडियन कैसे निकालना है? तो मीडियन होगा, अगर डाटा कॉन्टिन्यूअस है मीडियन होगा n बाय में 2, मीडियन होगा l प्लस n बाय 2 माइनस c मल्टीप्लाई h डिवाइडेड बाय में f। अब l क्या होती है? l क्या होती है? l को बोलते हैं लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ये क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। h क्या होता है? डिफरेंस ऑफ क्लास, डिफरेंस ऑफ क्लास। c n क्या होती है? n बाय में 2। n बाय 2 आप कैसे निकालोगे? n बाय 2 होती है, आप क्या करोगे? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्या निकालोगे? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। और वो कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर n बाय 2th जो टर्म होगी, n बाय में 2, n बाय 2 क्या निकालोगे? देखो पहले अपने पास c की n बाय 2 क्या होता है? उसमें जितनी भी नंबर ऑफ यानी कि समेशन ऑफ जो fi रहेगा उसको हम n बोलेंगे। आप n बाय में 2 कर लेना। समेशन ऑफ fi इज इक्वल टू n होगा और बाय 2 करोगे तो n बाय 2 आ जाएगा। n क्या होता है? समेशन ऑफ, n क्या होता है? समेशन ऑफ fi। c क्या होता है अपने पास? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर इन cf जस्ट अबो n बाय 2। ठीक है, जो भी आप क्या निकालोगे? मीडियन क्लास आ जाएगी। मीडियन क्लास के अंदर उससे जो प्रीसीडिंग टर्म होगी वो तुम लेके चलोगे c। समझ में आया? कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर जो मीडियन क्लास होगी उससे जो पहले वाली जो भी तुम्हारी टर्म होगी उसको बोलेंगे c। यानी कि इन cf जस्ट अबो n बाय में 2। n बाय 2th वाली कौन सी होगी? मीडियन क्लास होगी। n बाय 2 या n बाय 2 से अबो वाली क्या होगी? मीडियन क्लास होगी। मीडियन क्लास के अंदर जो उससे प्रीसीडिंग टर्म होगी, जैसे लेट अस सपोज दैट कि अपने पास ये है, यहाँ पे अपने पास ये मैंने cf निकाला है, ये जो आ गई ये मीडियन क्लास आ गई, तो cf में इससे ऊपर वाली जो टर्म होगी इसको बोलेंगे c। ठीक है, इसको अपने पास क्या बोलेंगे? सॉरी, हाँ, इसको बोलेंगे c। और इस मीडियन क्लास में जो यहाँ पर fi होगी, ठीक है, जो fi होगी दैट इज द f। इसको क्या बोलेंगे? f। दैट इज द फ्रीक्वेंसी, दैट इज द कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टर्म की। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग जो टर्म होगी किससे? मीडियन क्लास से। मीडियन क्लास में जो cf है, cf की जो प्रीसीडिंग टर्म होगी उसको अपने पास बोलेंगे c। मैं एग्जांपल से वैसे करवा देती पर उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि मैं फॉर्मूले वगैरह ये बस वैसे बता दिया आपको, मुझे तो बतानी है प्रॉपर्टी। मेन काम मेरा तो प्रॉपर्टी बताने का। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन। हमें मीडियन की प्रॉपर्टीज करनी है। ठीक है भाई, पहली प्रॉपर्टी, इट इज नॉट बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशन। ये जो मीडियन होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ बीच की वैल्यू पे ही डिपेंड करता। अगर आप कोई मीडियन दे रखा, आपको मिड वैल्यू छोड़ के पहले की टर्म में कुछ ऐड कर दे या लास्ट की टर्म में कुछ ऐड कर दे तो हम ये नहीं कहेंगे कि मीडियन पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। वो क्या करेगा? ऐसे बोलेगा कि पहली 3 टर्म में हमने 10 ऐड कर दिया, कुछ भी दे देगा, अल्फा ऐड कर दिया पहली 3 टर्म में, और तो बताओ उसके मीडियन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि यहाँ से एक नोट बन जाता है कि जो मीडियन है वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, जबकि मीन जो था
मैंने नोट लिखवाया था कि मीन क्या कर रहा था, ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है भाई। दूसरा पॉइंट, ये यूजफुल किस में है, मीन जो था वो एवरेज निकालने के लिए यूजफुल था। जो मीडियन है ये किस में होता है, इट इज यूज्ड टू मेजर द क्वालिटेटिव डाटा। अगर आपको क्वालिटेटिव जैसे इंटेलिजेंस मेजर करनी है तो हम किसका यूज करेंगे, मीडियन का। क्वालिटेटिव टाइप का जो डाटा होगा, जैसे इंटेलिजेंस मेजर करनी है तो उसके लिए जो भी क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव डाटा को मेजर करने के लिए हम मीडियन का यूज करते हैं। ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट लिखो, बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन ऑल टर्म then median change और कितना चेंज होगा, जो भी आपने इनके टर्म में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन किया है तो उसका मीडियन भी उसी से चेंज हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें करना है मोड। नेक्स्ट हमें करना है मोड। मोड, ठीक है। मोड ये तो पता ही है, मोड होता क्या है, मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम देख, अगर डाटा अनग्रुप्ड दे रखा है जैसे 1 2 3 2 3 4 5 और 2 ये दे दिया और इसका मोड पूछे कि क्या होगा, तो इसका मोड क्या होगा, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है तो इसका मोड क्या आ जाएगा। कोई असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं लिखना, बस ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है, जिसकी ज्यादा फ्रीक्वेंसी वही मोड होगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 इसका मोड हो जाएगा। लेट अस सपोज दैट इसके अंदर 3 भी होता तो इसके अंदर 2 एंड 3 दो मोड आ जाते हैं और इसको बोलते हैं बाई मोडल। इसको क्या बोलते हैं, बाई मोडल। ठीक है, जिसके मोड 2 होते हैं उसको बोलते हैं बाई मोडल। ठीक है, अगर 2 नंबर आ गए, ये नहीं एडिशन वगैरह नहीं करना, 2 और 3 दोनों अलग अलग मोड है इसके। ठीक है, अगर आपने पास यहाँ 3 नहीं दे रखा तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी है, मैक्सिमम टाइम जो रिपीट हुआ है वही क्या हो जाता है, मोड हो जाता है। किसके लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मोड। एक आध क्वेश्चन तो प्रॉपर्टीज में से आ ही जाएगा और इतना ही एक दो क्वेश्चन आते हैं इसके। इट इज बेस्ड ऑन, इसके अंदर भी क्या होता है, सिर्फ मीडियन जो होता है वो सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, मीन और मोड जो है ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करते हैं। तो इट इज ये होता है ऑल ऑब्जर्वेशन पे नहीं, जैसे हमने देखा था उन पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था, सिर्फ 2 कितनी बार रिपीट हुआ उसी पे तो हो रहा था। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा था ना, जैसे 2 आ रहा था मोड, ऑल ऑब्जर्वेशन में कुछ भी ऐड करते रहो सब्ट्रैक्ट करते रहो, मोड पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा था। वो तो क्या देख रहा, फ्रीक्वेंसी देख रहा है मैक्सिमम किसकी होगी। तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन। सेकंड पॉइंट क्या था, इट इज यूजफुल in study of manufacturing ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग, स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस पब्लिक प्रोडक्ट, ऑफ वेरियस पब्लिक प्रोडक्ट। ठीक है, पब्लिक प्रोडक्ट जो होंगे, जो पब्लिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पब्लिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी के लिए हम किसका यूज करते हैं? मोड का। ठीक है भाई, किसका यूज करते हैं? मोड का। थर्ड पॉइंट है इफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन चेंज द मोड, और किससे? सेम नंबर से चेंज होगा। तो यहां से हमने तीनों की प्रॉपर्टी एक बार मैं आपको बता देती हूँ। हमने पढ़ा है मीन, मीडियन, मोड। मीन हमने यही तीन चीजें पढ़ी है, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, जो मीन होता है वो सारी की सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता है। मीन जो होता है सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता, मोड भी सारी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं मीन के अंदर, मीडियन के अंदर या मोड के अंदर, तो वही चेंज किसके अंदर आता है? जो उनका लास्ट में मीन निकालेंगे, मोड। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को हमने लैम्डा ऐड किया है तो लास्ट में मीन, मीडियन, मोड में वो लैम्डा ऐड हो जाएगा। अगर हमने मल्टीप्लाई किया है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अगर हमने डिवाइड किया है तो वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मीन, मीडियन, मोड में लास्ट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो अपने पास मीडियन और मोड है वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं, मीन जो है वो ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। मीन को हम यूज करते हैं किसके लिए? टू फाइंड आउट द एवरेज। ठीक है, मैथमेटिक्स के अंदर अगर हमें एवरेज फाइंड आउट करनी है तो हम किसका यूज करेंगे? मीन का। मीडियन का यूज किसके अंदर करते हैं? किसी भी क्वालिटेटिव डाटा को एनालाइज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मीडियन का। फिर आता है मोड का, किसके लिए यूज करते हैं? मोड का जो भी पब्लिक प्रोडक्ट होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की स्टडी करनी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पब्लिक प्रोडक्ट। टू स्टडी द मैन्युफैक्चरिंग, जो पब्लिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग की अगर स्टडी करनी है तो हम किसको यूज करते हैं? मोड को यूज करते हैं। तीनों के यूज पता चल गए। ठीक है, दूसरा कौन से जो मीन है वो डिपेंड करता है ऑल ऑब्जर्वेशन पे, मीडियन और मोड जो है ऑल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करता है। थर्ड मैंने बताया है तीनों के अंदर ही कि उनके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से चेंज होते हैं वो तीनों। ठीक है भाई, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक मैंने छोड़ दिया, फॉर्मूला नहीं लिखवाया। कॉन्टिन्यूअस अगर आ जाए तो मोड क्या होता है? मोड का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा, फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा, फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा मोड किसके इक्वल होता है भाई? कॉन्टिन्यूअस डाटा के लिए जो मोड होता है वो इक्वल होता है L प्लस F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ F1 माइनस एफ नोट और F2, और मल्टीप्लाई में क्या होता है? H होता है। यहाँ F1 होता है, यहाँ भी F1 होता है। यहाँ ट्वाइस लिया तो दो चीजें माइनस करो, 1 लिया है तो 1 लो। अब तुम्हें होगा कि F1 क्या होता है, F नोट क्या होता है और F2 क्या होता है। वही आपको क्या करना है? CF निकालना है। ठीक है, आपको क्या करना है? सॉरी, आपको FI गिवन होगी। FI में क्या होगा? आप निकालोगे मॉडल क्लास, मॉडल क्लास निकाल लोगे। मॉडल क्लास में जो आपका F होता है वो आपका होता है F1, उससे ऊपर वाला क्या होगा? F0, और उससे नीचे वाला होता है F2। L क्या होती है? मॉडल क्लास की लोअर लिमिट होती है। H क्या होती है? अपने पास क्लास इक्वेशन, जो डिफरेंस ऑफ क्लास होता है वो। H क्या होता है? डिफरेंस ऑफ क्लास। लोअर लिमिट होती है मॉडल क्लास की, मैंने बता दिया। मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, उससे ऊपर CF नहीं है, ये FI है, और इससे ऊपर जो रहेगी F0 और इससे नीचे जो रहेगी F2। क्लियर हो गया है भाई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। फिर अच्छा, ये तो बताया नहीं, मॉडल क्लास क्या होती है? मॉडल क्लास वो होती है जिस भी आप फ्रीक्वेंसी लिखोगे, फ्रीक्वेंसी के अंदर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, मॉडल क्लास क्या होगी भी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी वो मॉडल क्लास होगी। मॉडल क्लास के अंदर FI यानी कि जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो कौन होगा? F1 होगा। उससे ऊपर वाली जो भी हो वो कितनी भी छोटी हो तो वो क्या हो जाएगी? F0, और उससे नीचे वाली क्या हो जाएगी? F2 हो जाएगी। क्लियर है भाई? L क्या होगी?
जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वो उसकी मॉडल क्लास होगी, उसकी लोअर लिमिट होगी, और जो उनकी जो क्लास इक्वेशन है, जो उनकी क्लास है, क्लास के अंदर जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, एच होगा। ये तुम्हारे पास होता है मोड फॉर कॉन्टिन्यूअस डाटा। और अगर तुम्हें निकालना है फॉर डिस्क्रीट डाटा के लिए, तो डिस्क्रीट डाटा के लिए जो मोड होता है, यानी कि मैं बोल रही थी कि अनग्रुप डाटा है, यानी कि डिस्क्रीट डाटा, डिस्क्रीट डाटा मतलब अलग अलग डाटा पड़ा है सारा, तो उसमें आपको देखना है कि कितनी बार जो चीज़, जो मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि रिपीटेशन कितनी बार हुआ, उसकी फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज़्यादा है वही क्या हो जाएगा, उसका मोड हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब जो एक मेन पॉइंट है मुझे बताना है रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट लिखो भाई, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन और मोड। भाई मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है इसको, देखो आपको लिखना है 3 2 1 इक्वल लगा दो, ठीक है, 3 2 इक्वल। अब हमें पता है कि जो भी चीज मिड में होती है वो अगर बाहर आ जाए तो ज्यादा अच्छा है, तो यानी कि 3 ऑफ मीडियन, 3 ऑफ मीडियन, ट्वाइस ऑफ मोड, और प्लस में 1 टाइम ऑफ मीन। इसको इंपेरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं, और रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन, मोड भी आता है। क्या होगा, 3 टाइम ऑफ मीडियन, 2 टाइम ऑफ मोड और 1 टाइम ऑफ 2 टाइम ऑफ मोड और 1 टाइम ऑफ मीन। ये भी कहता है कि दो चीजें आपको दे देगा और थर्ड चीज आपसे पूछ लेगा, ठीक है, दो आपको मोड भी दे देगा, मीन भी दे देगा, मीडियन, या आपको मीडियन दे देगा, मीन दे देगा, मोड पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है और डायरेक्ट फॉर्मूला भी आ सकता है, ठीक है, एक बार आया हुआ भी है एचटेट में ही। ओके, अब रह गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। भाई जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है, तो वेरिएंस यानी कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है वो वेरिएंस का पहली बात तो रूट होता है, वेरिएंस का क्या होता है, रूट होता है। अब अपने पास वेरिएंस निकालना सीख ले तो अपने पास क्या आ जाएगा, देखो भाई, अगर वेरिएंस को मैं, वेरिएंस इज इक्वल टू, मैंने सपोज कर लिया कि वो सिग्मा स्क्वायर, ठीक है, तो वो क्या होता है अपने पास एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय n, एफ आई डिवाइड बाय में समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, इसको ये भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार पूरे का स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। और इसको ये भी दूसरा इसका क्या होता है भाई, दूसरा ये भी होता है समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, इसको हमने कैपिटल एन सपोज कर लिया, और माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला होता है, वेरिएंस का, और इसका रूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर हो गया है, तो क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है भाई। ओके, अब आता है इसकी मेन अपने पास है प्रॉपर्टीज, ठीक है, बाय एडिशन लिखो, बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन in each term, in each term does not affected, does not affected the standard deviation, standard deviation and variance। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर आप ईच टर्म में कुछ भी ऐड कर रहे हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन वही रहेगा जो पहली ऑब्जर्वेशन का था। एडिशन करने से, सब्ट्रैक्शन से वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होते। बट इफ अगर आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई यानी कि लैम्डा ऑफ एक्स लिख दिया, तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो क्या हो जाएगी, रूट ऑफ लैम्डा का मोड, और ये ऑब्जर्वेशन थी तो इसका क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ मैं स्टैंडर्ड डेविएशन लिख देती हूँ, ठीक है, ईच ऑब्जर्वेशन है ये, ईच ऑब्जर्वेशन, ईच ऑब्जर्वेशन को अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो इसकी थी उसको रूट ऑफ लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर वेरिएंस निकालना है, और वेरिएंस में क्या हो जाएगा, एक मिनट रुकना भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन में होगा मोड ऑफ लैम्डा स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस में होगा लैम्डा स्क्वायर वेरिएंस, ठीक है,
उसमें क्या होगा, देखो ईच ऑब्जर्वेशन को अगर आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। जैसे आपने -2 से कर दिया तो स्टैंडर्ड डेविएशन ट्वाइस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा, यानी कि वो नंबर का मोड आएगा। लेकिन अगर इसी का जैसे आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया ईच ऑब्जर्वेशन को, तो इसका वेरिएंस तो होगा, आपके पास क्या है, वेरिएंस पहले से गिवन है, तो उसको जो भी आपने नंबर यहाँ मल्टीप्लाई किया उसके स्क्वायर से वेरिएंस को मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसे वेरिएंस निकालना है मुझे x प्लस ए का, ए क्या है, कोई भी स्केलर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x, किसी भी स्केलर का वेरिएंस हमेशा 0 होता है। अगर वेरिएंस ऑफ kx आ जाए, kx का मतलब ये ऑब्जर्वेशंस है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएंस k स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, अगर आ जाए यहाँ पे कि मल्टीप्लाई हो गया या एडिशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी आ जाए 0 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं होता, मतलब सेम रहता है, इससे होएगा फर्क। लेकिन अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है मुझे, स्टैंडर्ड डेविएशन x प्लस ए का क्या होगा भाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x हो जाएगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन kx का क्या होता है, मोड ऑफ k, मोड ऑफ k, ये क्या आएगा, मोड ऑफ k, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ठीक है, मोड ऑफ k, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर है भाई इतना? क्लियर है? ठीक है, अब अपने पास एक और फॉर्मूला लिख लो, कंबाइंड वेरिएंस पूछ ले आपसे, कंबाइंड वेरिएंस पूछ ले तो क्या करोगे, कंबाइंड वेरिएंस। ठीक है, कंबाइंड वेरिएंस अगर आपसे पूछ ले तो वो होता है n1 सिग्मा 1, n1 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, n1 प्लस n2, और प्लस में हो जाएगा n1 n2 डिवाइड बाय n1 n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 का स्क्वायर, और इनटू में रहेगा x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्या होगा, कंबाइंड जो वेरिएंस निकालना है, कंबाइंड वेरिएंस होता है n1 सिग्मा 1, यानी कि जो आपने वेरिएंस निकालोगे, जो आपको फर्स्ट डाटा गिवन है, ये सेकंड डाटा का n2 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय n1 प्लस n2, माइनस करना है n1 n2 बाय में n1 प्लस n2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x1 बार माइनस x2 बार का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है भाई? चलो बस इतना ही पढ़ना है इसके अंदर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।